क्या? तो बाबा साहब इस बात को समझते थे, बाबा साहब को विश्वास था कि भाई संविधान तो आ जाएगा, लेकिन संविधान से जो सामाजिक गैर बराबरी जाति के आधार पर वो भी खत्म नहीं होगी सही तरह, और जब तक कानून को लागू कराने वाले हाथ हमारे नहीं होंगे तो आर्थिक गैर बराबरी, एक आदमी इतना अमीर है कि उस पर रखने की जगह नहीं, और एक आदमी इतना गरीब है जिसपे खाने के लिए रोटी भी नहीं, एक आदमी इतना अमीर है कि उस पर कितने लिए जमीन है उसको ये भी नहीं पता, और एक आदमी इतना गरीब है जिस पर रहने के लिए मकान भी नहीं। एक आदमी ऐसा है जिसके जानवर भी देसी घी खाते हैं, जिसके जानवर भी एसी के कमरों में रहते हैं, जिसके जानवर भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, और एक ये भी इस देश का समाज है जिन पे 2 पहियों की गाड़ी भी नहीं है, जिन पे 4 पहियों की गाड़ी, और बहुत से तो छोड़ो, बनाने वाले ने इस तरह का व्यवस्था बनाई कि मैं शहरों में जब जाता हूं तो देखता हूं, गली देख के पता लग जाता है कौन से जाति धर्म के लोग यहां रहते हैं, जिनकी गली छोटी छोटी हो, जिसमें 4 पहियों गाड़ी बड़ी मुश्किल से घुस जाए, वहां अति पिछड़ी जातियों के लोग रहते हैं, और जहां 4 पहियों गाड़ी घुसे ना, वहां चमार वाल्मीकि पासी धोबी कोरी खटीक रहते हैं। आप चेक करवा के देख लेना अपनी बस्तियों में जाकर, शहर में। आज मैं आपको कह रहा हूं, आप जाकर देख लेना, मेरी बात गलत हो, ठीक है। जिन गलियों में 4 पहियों गाड़ी घुस ना पाए, उनको पता था कि हम इनको इस तरह के हालात में रखेंगे भूखे नंगे कि इन पर 4 पहियों गाड़ी होगी नहीं तो इनकी क्या हैसियत गाड़ी ले आएंगे। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है कि आज मेरे जैसा व्यक्ति प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा बढ़िया जैकेट पहन के, बढ़िया जूते पहन के, बढ़िया गाड़ी में चल रहा है। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर का अधिकार है कि आज हम बनते जी से लेकर सब लोग कुर्सी पर बैठे हैं। जिन लोगों को मटकी छूने पर जिनकी हत्या होती थी, घोड़ी पे बैठने पर जिनकी हत्या होती थी, मूछे रखने पे आज भी हत्या होती, देखी नहीं देखी राजस्थान में जितेंद्र मेघवाल की हत्या की नहीं की मूछे रखने पे? आपने देखा इंद्र मेघवाल को मटकी छूने में मास्टर ने हत्या की नहीं की? जिनकी आज भी जिनके साथ इतना जुल्म होता है उनको कुर्सी पे बैठने कौन दे रहा था? तो बाबा साहब का संविधान है। धन्य हो बाबा साहब, और बहुत बहुत बधाई बाबा साहब को। लेकिन बाबा साहब के औलादों, मुझे ये भी बताओ कि जब बाबा साहब वोट का अधिकार दे के गए हैं तो आपकी जुल्म जाति गरीबी बेबसी खत्म क्यों नहीं हो रही? इस देश में अमीरों के अलग चोचले हैं, ठीक है, मैं अमीरों को बुरा नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं अपने लोगों की कमी मानता हूं। बाबा साहब आपको वोट का अधिकार देकर ये कहा कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन हमने भी वोट इस आधार पर दिया कि भाई किसी का राज बन जाए, हमारे हिस्से में भी 2 रोटी आ जाए। आप ही बताओ क्या हम इस देश में 2 रोटी खाने के लिए पैदा हुए? 2 रोटी तो जानवर भी खा रहे हैं। आपका पशु नहीं खाता भोजन? खाता नहीं खाता है? फिर ये तो देखो, महापुरुषों ने कहा जीवन जीना कोई बड़ी बात नहीं है, जीवन जीना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है स्वाभिमान सम्मान के साथ जीना। क्या आपके कोई सपने नहीं? क्या आप नहीं चाहते कि आपके घरों के हालात सुधरे? क्या आप नहीं चाहते आपको रोजगार मिले? क्या आप नहीं चाहते आपको नौकरी मिले? क्या आप नहीं चाहते गरीबों के बच्चों को भी डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनने के लिए पढ़ाई की व्यवस्था हो? आप नहीं चाहते कोचिंग सेंटर खुले? आप नहीं चाहते आपकी सड़कें अच्छी हो? आप नहीं चाहते अच्छी बिजली पानी की व्यवस्था हो? आप देश भर में जाकर देखो, साफ पानी पीने की व्यवस्था आज भी नहीं है। आपके घरों, कितने घरों में आरओ लगे? जरा हाथ खड़ा करो। जिनके घरों में आरओ लगे हैं साफ पानी पीने का, हाथ खड़ा करके बताओ मुझे गांव के। तो आपको नहीं पता कि नीचे का पानी खराब हो गया है? ये पानी बहुत जगह चेक कराओगे, जहर का काम कर रहा है। आप समझो, अमीर नहाते भी एक गीजर के उसके पानी में, आरओ के पानी में, और आपको पीने के लिए भी आपको ये पानी वो करना पड़ता है। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, इस देश में उन्हीं की हैसियत होती है, उन्हीं की बात होती है जिन पर राजकाज होता है। राजकाज आपसे ज्यादा दूर नहीं है, आपने राजकाज को दूर हटाया। क्योंकि देखो, जब वोट का अधिकार बाबा साहब ने, इस बात पर गौर करना, इस बात को सुने बगैर बात नहीं बनेगी। जब बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिलाया तो दुश्मन बड़ा शातिर था। दुश्मन ने कहा भाई ऐसे तो इनका राज आ जाएगा, तो हमारी गुलामी कौन, बेबसी, हमारी लाचारी कौन करेगा, हमारी बेगारी कौन करेगा? तो उन्होंने कहा इनके पास वोट है, हमारे पास नोट है, इनकी वोट को हम नोट से खरीद लें। लंबे समय तक ये चलता रहा, और बाबा साहब समझाते समझाते चले गए। जब वो चले गए, क्योंकि हमारे लोगों को भी जब महापुरुष चले जाते तभी याद आती है उनकी बात, तब वो कहते बाबा साहब 10 साल जी जाते, 20 साल जी जाते। तो बाबा साहब तो चले गए। बाबा साहब के जाने के बाद आंदोलन रुक गया, और फिर 66 के करीब एक और रहबर जो क्लास 1 के साइंटिस्ट थे, क्लास 1 के अधिकारी थे, मान्यवर काशीराम साहब, उन्होंने बाबा साहब को पढ़ लिया। बिना माना वाल्मीकि साहब ने उनको एक किताब दी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश। आपने पढ़ी किसी ने? बताओ, पढ़ी तो? क्यों पढ़ोगे आप महापुरुषों की किताब? क्या जरूरत है पढ़ने की? नहीं पढ़ोगे तो ज्ञान कहां से हासिल होगा? ज्ञान नहीं होगा तो बोलोगे क्या? बोलोगे नहीं तो क्या समाज को समझाओगे क्या? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ी तो रो पड़े मान्यवर काशीराम साहब। एक किताब को 3 बार पढ़ी, साइंटिस्ट थे, नौकरी को लात मारी और समाज में उतर गए, समाज को समझाने लगे।
तो समाज कहने लगा भाई ये तो आदमी पागल हो गया, हमें पागल करेगा, भाई तो अपना काम कर ले। लेकिन मान्यवर काशीराम साहब ने हार नहीं मानी, बहुत अपमान सहे, बहुत आरोप सहे, गली गली घूमते रहे, लोगों को समझाते रहे। एक वो भी समय आया कि मान्यवर काशीराम के नाम से ये भारत की राजनीति ऐसे चक्के पे चलने लगी, ऐसे चक्के पे चलने लगी कि हर कोई अगर याद करता, अगर किसी की जरूरत कोई महसूस करता तो मान्यवर काशीराम साहब के पास आता कि साहब हमारी जिंदगी बदल दो। वो भी समय देश ने देखा, लेकिन वो भी 2006 में चले गए। फिर उनके जो नेता हैं उन्होंने भी इस काम को बंद कर दिया। तो 2014 में इस काम की जिम्मेदारी भीम आर्मी के लोगों ने उठा ली। आज उसी काम को जो बाबा साहब अम्बेडकर अधूरा छोड़ गए, आज उसी काम को जो मान्यवर काशीराम साहब अधूरा छोड़ गए, उसी काम को जिम्मेदारी उठा के पिछले 10 साल से भीम आर्मी के लोग गली गली जाके समाज के ऊपर होने वाले जुल्म जाति पर उनकी मदद करने का काम करते हैं और जालिम का मुकाबला आंख से आंख मिलाकर करते हैं। आज इतनी ताकत पैदा हो गई है कि आप एक गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, किसान का बेटा थाने में जाकर एसएचओ से, सीओ से, एसपी से आंख मिला के बात करता है और अपने अधिकारों के बारे में पूछता है। और ये पूछता है किस अधिकार पे आप गरीबों पे जुल्म कर रहे हो। ये ताकत पैदा कर दी है भीम आर्मी ने। लेकिन दुश्मन भी तो बड़ा चालाक। मान्यवर काशीराम साहब ने नारा दिया, उन्होंने समझ लिया कि समाज का वोट बिक रहा है। वो गली गली गए, उन्होंने कहा भाई सुनो, वोट की रक्षा ऐसे करनी जैसे बहन बेटी की रक्षा की जाती है। वोट को बेचना नहीं होता, वोट का अधिकार तो गुलामी से मुक्ति के लिए मिला है, इसलिए हमें वोट को बेचना नहीं, वोट को हमें संभाल के, वोट को हमें हिफाजत करके और सौंपना है उस आदमी को जिसपे हम भरोसा कर ले कि ये हमारी वोट लेके हमसे गद्दारी। तो जब ये मान्यवर काशीराम साहब ने तैयार किया तो नेता भी पैदा हुए हमारे बीच बहुत सारे। लेकिन जब मान्यवर काशीराम साहब ने कर दिया, दुश्मन भी कुछ सोच रहा होगा, नहीं सोच रहा होगा। तो दुश्मन ने क्या किया, दुश्मन लिया मशीन, उसने कहा दो किसी को वोट आएगी हमारे खाते में। समझ दुश्मन भी तो चालाक है या नहीं है। दुश्मन को देखो भैया, जो लोग राजकाज में बैठ रहे हैं, सुन लो मेरे भाइयों, एक जमीन अगर कोई किसी ने आपके दबा रखी तो इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। बताओ छोड़ देगा क्या? नहीं छोड़ेगा ना। तो आप सोचो जो राजकाज में बैठा वो राजकाज कैसे छोड़ दे। वो लिया मशीन, जब वो मशीन ले आया तो हमारे लोग भी समझदार थे, वो उन्होंने कहा भाई वोट की चोरी हो रही, तो उन्होंने लगवा दी उसमें वीवीपैट कि भाई देखो वीवीपैट से होगी जानकारी गिनती, वीवीपैट में लगेगी पर्ची, उससे पता लगेगा वोट किस पे जा रही। मशीन का नहीं करते भरोसा। तो मगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उनके सब अंडर में है, उन्होंने कहा कि भाई गिनती इनकी होगी जिसको सेकंड पार्टी कहेगी। अब सेकंड पार्टी को इतनी मजबूत है नहीं, फिर वोट की चोरी हो रही है, धोखा डाका हो रहा है। तो फिर हमने पिछले 3 महीने से एक मजबूत आंदोलन ईवीएम के खिलाफ चलाया। आपने देखा होगा दिल्ली में लगातार आंदोलन चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चों कुर्बानियों से मिली वोट को हम लोग लुटने नहीं देंगे, इसको चोरी नहीं होने देंगे, इस पर डकैती नहीं पड़ने देंगे। और 3 महीनों के आंदोलन से अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुनवाई चल रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार चुनाव बैलेट पेपर से होगा, क्योंकि चुनाव को अपने समय पे होना है। तो हमने ये भी कहा कि अगर बैलेट पेपर से नहीं करा सकते तो एक काम कर दो, वीवीपैट से जो पर्ची निकलती है उस पर्ची को आप हमें दे दो, हम ये चेक कर लें जिसको वोट जिसको गई, फिर हम उसको बॉक्स में जमा कर दें। और आप मेरी बात को महसूस करके देखना, अभी चुनाव अनाउंस होगा तो चुनाव होगा 6-7 चरणों में। पहले चरण का जो वोट डाल देगा उसको इंतजार करना पड़ेगा कम से कम 1 महीना, 1 महीने बाद आएगा परिणाम। तुम्हारा तो पहले चरण में है, तुम डाल दोगे तो 7वें चरण के बाद जब आखिरी में गिनती होगी तभी तो आएगा रिजल्ट। तो आप 1 महीना इंतजार करोगे। मैंने फिर इनसे कहा कि भाई बात सुनो, आप हमें ईवीएम से गिनती चाहिए, जो पर्ची हम आप उसमें डाल देंगे बक्स में, आप हमारी पर्ची गिन देना। जब हम 1.5 महीना इंतजार करेंगे और हम 5-5 साल इंतजार करते हैं तो हम 2 दिन और इंतजार कर लेंगे, लेकिन हमारी वोट की चोरी बंद होना चाहिए और हमारी वोट की गिनती भी वो बक्से से ही हो जाए। तो अभी सारी बातें चल रही है, लेकिन असल बात यह है कि वोट तो आपको ही देनी है। आप ही अगर किसी और को दिया होगे तो भाई फिर चंद्रशेखर आजाद कैसे कामयाब हो जाएगा? और चंद्रशेखर आजाद कामयाब नहीं होगा तो भाई चंद्रशेखर आजाद ही क्या कर देगा? आप मुझे बताओ। भाई लाठी गोली से तो दुनिया नहीं, यहाँ नहीं कुछ बदल रहा है। भाई लाठी से गोली से कुछ होता तो बाबा साहब वोट क्यों देके जाते? ठीक है, लाठी गोली तो उनकी हमसे ज्यादा मजबूत है, उनपे सेना है, उनपे पुलिस है, उनपे सब कुछ है। वो चाहे तो इतने कत्ल कर दे, कोई पूछेगा भी नहीं। तो इसलिए वोट की ताकत से ही हम उनको चोट दे सकते हैं। जो जुल्म उन्होंने आज तक हम पे किए, जो अधिकार उन्होंने हमारे छीने, देखो आरक्षण मिला नहीं मिला, हमें मिला है ना आरक्षण। तो आरक्षण की जरूरत ही खत्म हो जाएगी, अब सरकारी नौकरी खत्म हो जाएगी, सरकारी डिपार्टमेंट खत्म हो जाएगा, सरकारी नौकरी खत्म, सरकारी नौकरी खत्म, तो आरक्षण का क्या करोगे भाई? बताओ भाई नौजवानों, नहीं कर